हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे बेस्ट पॉसिबल एनिमेशन के अंदर, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो चलिए। बस कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, मतलब ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि आसानी से रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बर्फ में जमना। गाइस, आपने नोटिस किया होगा जब हम पानी को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, और जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वह वापस पानी बन जाता है। तो ये जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल है। अब हम समझते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब कि ये ऐसे चेंज होते हैं जो कि रिवर्स नहीं होते। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो लोहे पर जंग लग जाती है और लोहा खराब हो जाता है। तो ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार लोहा अगर खराब हो जाता है तो वह वापस उसी स्टेट में नहीं आ पाता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, जो कि है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये दोनों टर्म्स आपको इस चैप्टर में कई बार सुनने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो चलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो दोस्तों इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में सोडियम और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है वे हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये दोनों इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहे हैं। आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। सो द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर फॉर्म होता है। और दोस्तों इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है, और जो वाटर फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस की स्टेट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। और दूसरा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन कलर, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के कलर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो चेंज हमें देखने को मिल सकता है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें गैस निकलती हुई दिख सकती है। चौथा चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिल सकता है। और पांचवा और लास्ट चेंज जो हमें देखने को मिल सकता है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें प्रेसिपिटेट निकलते हुए दिख सकता है। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ बेसिकली हमें तीन चीज़ों को समझना है, जो कि है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम इन्हें बैलेंस क्यों करते हैं और हम इन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हम तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए हम इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है।
तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। मतलब केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल्स की फॉर्म में हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम होता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए, और ऐसा तो तब होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के अंदर एटम का नंबर सेम हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई ही नहीं होगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक मेथड तो है नहीं, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शन को बैलेंस करके बैलेंसिंग को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं जिसमें Fe यानी कि आयरन और वाटर जो है वो मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर एटम का नंबर सेम नहीं है और ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब हमें किसी भी तरह से इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम करना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। आपको ये बात याद रखना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें जो चेंज करना होता है तो हम हर एक एलिमेंट या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और जो कुछ भी मल्टीप्लाई या कोई भी चेंज करते हैं वो पूरे ब्रैकेट पर होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पर। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक कॉलम में एलिमेंट का नाम और अगले कॉलम में रिएक्टेंट के एटम का नंबर और उससे अगले कॉलम में प्रोडक्ट के एटम का नंबर लिख लेते हैं। तो हम इस रिएक्शन के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन को। तो आयरन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3 एटम है। तो अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से आयरन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट के आयरन जिसमें कि 1 एटम है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एटम का नंबर सेम हो जाएगा और आयरन बैलेंस हो जाएगा। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पहले से ही 2 एटम है और ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। तो अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 4 एटम है। तो अगर हम रिएक्टेंट के ऑक्सीजन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अकेला नहीं है, वो पूरे कंपाउंड की फॉर्म में है, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे कंपाउंड पर होगा, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस था वो 4 का मल्टीप्लाई करने पर अनबैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 8 एटम हो जाएंगे और प्रोडक्ट में रह जाएंगे 2 एटम। तो अगर हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन जिसमें 2 एटम है उसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 8-8 एटम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसी के साथ हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड तरीके से लिख लेते हैं। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O। तो ये तो थी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि हम सिंपल और छोटी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो हम कोई भी सिंपल और छोटी सी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का बनना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, ये तो हम सभी लोग जानते हैं।
तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक छोटी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, और यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में दो दो एटम है। इसका मतलब ये तो